नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, जानते हैं आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन (यूएनओ). तो दोस्तों, जो ये यूएनओ है, इसका जो नामकरण किया था वह किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने से पहले हमें कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानना होगा कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको बनाने के मतलब ज़रूरत क्यों पड़ेगी बनाने की, और क्यों बनाया गया, इसका गठन क्यों किया गया। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो वह प्रथम विश्व युद्ध आगे ना हो, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा ही विश्व युद्ध विश्व में दोबारा कभी ना हो, उसकी शांति के लिए एक संस्था का गठन किया गया था 10 जनवरी 1920 को, लीग ऑफ नेशंस नाम से, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में रखा गया। तो दोस्तों, यह भी शांति स्थापित करने के लिए विश्व में इसका गठन किया गया था। तो इसके लिए भी इस संगठन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा विश्व पर। उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जो कि सन 1939 से 45 के बीच में हुआ। तो इस युद्ध के बाद जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद सभी देशों ने एक मंच पर बैठकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यूएन का जो कि स्थापना दिवस में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। तो अब जानते हैं हम लोग यूएन के बारे में। जिस समय यूएन की स्थापना हुई थी, उस समय जो संस्थापक सदस्य थे वह 51 थे, और जो 51वां सदस्य आया था वह था पोलैंड। और वर्तमान में इसके सदस्य 193 हैं, और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। और यह जो ज़मीन थी मुख्यालय की, इसको रॉकफेलर ने दान में दिया था, जो कि अमेरिकी व्यक्ति थे। और यह जो मुख्यालय था, यह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि यूएन की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को ही हो गई थी, लेकिन जो इसका मुख्यालय था यह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। तो इसके ध्वज के बारे में बात करते हैं। इसके ध्वज में जो संयुक्त राष्ट्र ध्वज है, उसमें जैतून वृक्ष की पत्तियां हैं, और उन पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, जो कि जैतून वृक्ष होता है एक, उसके बीच में मानचित्र विश्व का बना हुआ है। जो संयुक्त राष्ट्र में जो भाषाएं चलती हैं, जो कामकाज की भाषाएं, वह दो हैं, जो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। और उसमें जो और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं वह हैं चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। इन्हें हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी जानते हैं, जो है कार्स, यानी सी से चीनी, ए से अरबी, आर से रसियन, एस से स्पेनिश। तो आप लोग ध्यान रखना, कार्स जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा। तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था, उस पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो 50 जो सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उसमें अपना प्यारा भारत भी शामिल था। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह 6, जैसे हम लोग कहते हैं ना, 6 संगठनों से बनकर 6 संगठनों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें एक है महासभा, जिसे हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरी है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरी है आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। और चौथी मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को, प्रन्यास परिषद, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है, जिसने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। और पाँचवीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। तो जानेंगे इन सभी के बारे में दोस्तों विस्तार से। तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, और बाकी जो सभी ये जो 5 बाकी सभा हैं इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में था। तो जानते हैं इन सभी के बारे में। नंबर 1, यूएन महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इससे हम लोग विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य यानी प्रत्येक देश जो भी इसका सदस्य है वह अपने यहाँ से 5 सदस्य भेज सकता है इसकी किसी भी बैठक में, परंतु उन सभी का जो वोट काउंट किया जाएगा, किसी भी मुद्दे पर अगर बहस चल रही है तो उसका जो वोट काउंट किया जाएगा उन सभी सदस्यों का, वो देश के हिसाब से किया जाएगा। एक देश से अगर 5 लोग गए हुए हैं तो उन सब का जो वोट है वो एक ही माना जाएगा। महासभा की जो बैठक होती है वह हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक आयोजित की जाती है। इसमें 1 अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियां होती हैं। महासभा का कार्य क्या क्या होता है? ये महासभा जो होती है वह यूएन का बजट तैयार करती है, जो कि हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है यूएन में। और महासभा नए सदस्यों को शामिल करना इसी का कार्य है, और महासचिव की नियुक्ति करना भी इसी का कार्य है। परंतु जो ये महासचिव की नियुक्ति करती है ना, वह सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर करती है। नंबर 2, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे हम लोग दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जो कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं ना, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कि ये परमानेंट मेंबर होते हैं। इन्हें कभी ना हटाया जाता है, मतलब ये अभी तक ना कभी हटे हैं और ना ही इन्हें शायद हटाया जाएगा कभी। इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। ये जो 5 सदस्य हैं ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, यानी कि ABCFR। इसकी एक ट्रिक है जो मैं खुद यूज करता हूँ। वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्थायी सदस्य हैं उसकी मैं जो ट्रिक अपने द्वारा याद करता हूँ वो है ABCFR, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इनके पास वीटो पावर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर वही होती है जो कि अगर यूएन में किसी मुद्दे पर बहस चल रही है, किसी मुद्दे पर कोई फैसला आने वाला है, और अगर ये जो स्थायी सदस्य हैं इनमें से अगर किसी एक सदस्य की भी मंजूरी नहीं मिली, यानी इन्होंने जो वीटो कर दिया किसी भी एक सदस्य ने, तो वह जो कोई भी मुद्दा है या कोई भी बिल है वह पास नहीं होगा। इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इनका चुनाव महासभा करती है, वो भी 2/3 के बहुमत से। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यानी कि हर 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। किसी भी सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। और ये जो 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति होती है ना, इनमें 5 ये जो स्थायी सदस्य हैं ये होने आवश्यक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वीटो पावर, अगर इनमें से किसी भी एक सदस्य ने वीटो पावर कर दी तो वो जो बिल है या कोई कानून है वह पास नहीं होगा। भारत तो अस्थायी सदस्य, यानी भारत तो इसका स्थायी सदस्य तो है नहीं, भारत अस्थायी सदस्य है। तो भारत अब तक कितनी बार बन चुका है? भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। इसका अब तक का सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्य चुना जाने वाला देश जापान है। नंबर 3 के बारे में जानते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें सदस्यों की संख्या 54 होती है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो 54 हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, एक अप्रैल में जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित होती है, और दूसरी जुलाई जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। नंबर 4, सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट। इसका जो प्रमुख होता है वह महासचिव कहलाता है, यानी जो यूएनओ का महासचिव होता है वह सचिवालय का प्रमुख होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका जो महासचिव का कार्य होता है वह डेली के जो कार्य हैं यूएन के उन सभी को निपटाना होता है।
तो आइए जानते हैं यूएन के सभी महासचिवों के बारे में। अब तक यूएन में कुल 9 महासचिव हुए हैं। नंबर 1 ट्रिगवेली। तो आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि जो पहले महासचिव थे यूएन के वह ट्रिगवेली थे, लेकिन उनसे भी पहले मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ जो एक कार्यकारी महासचिव हुए थे वह ग्लैडविन ज़ैब थे, जो कि यूके से थे। तो पहले कार्यकारी महासचिव थे ग्लैडविन ज़ैब, जबकि पहले जो महासचिव हुए वह ट्रिगवेली हुए, जो कि नॉर्वे से थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नंबर 2 हुए डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन से थे, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी सन 1961 में। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था मरने के बाद, यानी मरणोपरांत इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। तो मैंने ये टिक लगा रखे हैं, जैसे ये आप लोगों को ये विशेषकर याद रखने हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही चुनिंदा जो महासचिव हुए हैं यूएन में जिनसे अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वही यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों नंबर 2 हुए डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन से थे, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता ही दिया। नंबर 3 हुए यू थांट, जो कि म्यांमार से थे। अब इनके बारे में क्या खास बात है, क्योंकि यह पहले एशियाई व्यक्ति थे, क्योंकि ये म्यांमार से थे, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। म्यांमार भारत के पूरब में स्थित है। तो ये पहले एशियाई व्यक्ति कह लो या पहले गैर यूरोपीय कह लो। क्योंकि गैर यूरोपीय क्यों कह लो, क्योंकि जो पहले महासचिव थे वह थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। दूसरे डैग हैमरशोल्ड थे, वह स्वीडन से थे, क्योंकि नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही यूरोप में हैं। इसीलिए जो तीसरे यूथांट हुए वह म्यांमार के थे, इसीलिए इन्हें गैर यूरोपीय कहा गया है। नंबर 4 हुए वॉल्डहाइम, जो कि ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। 5वें हुए जेवियर कुइयार, जो कि पेरू से थे। इनको आप लोगों को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 हुए बुतरस घाली, जो कि मिस्र से थे, जो कि पहले अफ्रीकन व्यक्ति थे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पहले व्यक्ति थे। नंबर 7 हुए कोजी अन्नान, जो कि घाना से थे। नंबर 8 हुए बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे। इनको भी आप लोगों को याद रखना, क्योंकि ये दूसरे एशियाई व्यक्ति हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया है वह एशिया में पड़ता है, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। और जो वर्तमान में है, यानी कि 9वें नंबर के, वह हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, जो कि वर्तमान में यूएन में कार्यरत हैं। नंबर 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी 2 देशों के बीच कोई भी विवाद हो वह इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाया जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई वह 3 अप्रैल 1946 को हुई, क्योंकि यूएन के बाकी जो सभाएं हैं उन सब की स्थापना पहले तभी हो गई जब यूएन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हो गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह हेग नीदरलैंड में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर है उसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें जो कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है वह 15 होती है, जो कि महासभा द्वारा महासभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें जो 15 न्यायाधीश हैं वह अलग अलग देश से ही होंगे। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते हैं। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह इन्हीं 15 लोगों में से ही चुना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है वह है फ्रेंच और अंग्रेजी, जो कि इसमें कोई भी कार्य होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वह फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में ही किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम है वह 9 जज का होता है। आप लोग सोच रहे हो कि कोरम क्या होता है। ये कोरम उसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या निर्धारित कर देना। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक सभा बनाई, उसमें 100 सदस्य हैं। मैंने उसका जो कोरम रखा वह 100 में से 50 का रखा कि अगर 50 लोग भी उपस्थित होंगे तो हम जो अपनी जो सभा है उसका जो कार्य है उसे आगे शुरू कर सकेंगे। मतलब जो भी उस पर चर्चा है उसे हम 50 लोग हमारी सभा में आने के बाद हम उसे शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह न्यायालय का कोरम है कि अगर 15 में से 9 जज आ गए
9 जज उपस्थित हैं, तो फिर हम इसकी कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। न्यायालय में जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, आप लोगों को ध्यान देना, खाली न्यायाधीश नहीं। अगर न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश की बात करें तो वह थे बेनेगल रामाराव, लेकिन अगर पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश हैं वह हैं दलवीर भंडारी, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और यह जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह महासभा के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा दिया। मतलब जो भी इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, जो कि अपनी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सभी परीक्षाओं में इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए फोकस ऑन स्टडी। जय हिंद, जय भारत।